अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांसफार्मर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के, जिसमें के जो पहला टॉपिक है वो है ओवरफ्लक्सिंग। तो ओवरफ्लक्सिंग के हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवरफ्लक्सिंग। ठीक है ना। पहले तो हम देखेंगे कि ओवरफ्लक्सिंग होती क्या है, उसके बाद उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखेंगे, और फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हाई मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसकी वजह से फिर कोर लॉसेस बढ़ जाते हैं, ओवर हीटिंग होती है, फिर उसके अलावा एडी करंट लॉसेस वगैरह। फिर दूसरा जो आउटकम है आज के लेक्चर का वो है वोल्ट्स अपॉन हर्ट्ज़ रिले। ये ओवरफ्लक्सिंग की प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ये दूसरा आउटकम है आज के लेक्चर का। तीसरा आउटकम है आज के लेक्चर का कि हम समराइज करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट्स जो हमने पढ़ी हैं अब तक। वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स हम समराइज करेंगे और फिर बताएंगे कि किस फॉल्ट के लिए कौन सी स्कीम हमने सेलेक्ट की थी। और आखिर में हम फिर एक स्कीम डिज़ाइन करेंगे, या दूसरे अल्फाज में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो एक परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम हम करेंगे डिज़ाइन ट्रांसफार्मर के लिए, एक न्यूमेरिकल की शक्ल में होगा ये। और फिर उसी न्यूमेरिकल के अंदर फिर हम एक चीज़ मज़ीद नई चीज़ पढ़ेंगे, वो है इंटरपोजिंग सीटीज़। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं ओवरफ्लक्सिंग से। तो ओवरफ्लक्सिंग, फिनोमिनन ऑफ ओवरफ्लक्सिंग इन ट्रांसफार्मर्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, तो ये है। ठीक है ना। यानी कि वोल्टेज और फ्लक्स का जो रिलेशनशिप है ये है V इज इक्वल टू 4.44 फाई एम यानी फाई मैक्सिमम इंटू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये रिलेशनशिप कहाँ से आई है? ये रिलेशनशिप मैंने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में किया था, उस वक्त मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। पेज 86 पे हम जाते हैं। तो फिर हम जाते हैं पेज, इस वाले पेज का नंबर है 95, तो हम 9 पेजेस पीछे जाएंगे। ये देखिए, ये एक डेरिवेशन की थी हमने, लेकिन ये वाले जो रेड लाइन के राइट पर है ये डिस्कस नहीं की थी। देखें, इसको स्टार्ट से देख लेते हैं कि हमने लेट से कहा कि फ्लक्स है किसी ट्रांसफार्मर में, वो है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि हम कह रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो फंक्शन है साइन का। इसको मैं दिखा भी देता हूँ मैं इस तरह से कि हमारे पास अगर फाई एम की वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वैल्यू है लेट से 10 है, तो फिर फंक्शन जो है वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, ये है अगर हमारे पास और ये फाई एम है, ठीक है, लेट्स हम कह दें 10 है ये।
let's assume phi m is equals to 10 वेबर्स। तो साइन का फंक्शन है ये, इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। तो ये फ्लक्स है आपके पास, ये फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये आपके पास दिया हुआ है, वेयर फाई एम इज़ अ मैक्सिमम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है, अभी हमने इसको 10 एज्यूम किया है। तो इंड्यूस वोल्टेज जो हम निकालेंगे फैराडेज लॉ से, वो है V इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। ये और ये माइनस साइन आता है लेंज़ेस लॉ की वजह से ये। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फाई को, ये जो फाई है यहाँ पे जो कि बराबर है फाई एम साइन ओमेगा टी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये माइनस एन तो आ जाएगा जो कि फार्मूले का लेंज़ेस लॉ का, एन चूँकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर ही रहेगा ये, और ये फाई एम भी ऐसे ही आ जाएगा, अभी कांस्टेंट है, और फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव ये आ जाएगा ओमेगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इसका फ्लक्स का। ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन इज इक्वल्स टू वोल्टेज। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास जो वोल्टेज आ गया, दिस इज द वोल्टेज। ठीक है, तो ये अगर हम इस वोल्टेज का RMS निकालें तो हम RMS जो होगा वो क्या होगा, वो पीक वैल्यू का, पीक वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो इस वोल्टेज की जो साइन से जो पहली जो चीज़ें हैं सारी, ये सब इसकी पीक वैल्यू है, ये सारी की सारी है, ये सारी, यानी कि एन फाई एम ओमेगा। तो हमने एन फाई एम ओमेगा लिखा है जो कि पीक वैल्यू है इस वोल्टेज की, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फिर ओमेगा बराबर होता है ये ओमेगा, ये बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो इसकी जगह पे एन फाई एम 2 पाई एफ हो गया डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसमें जो है 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.44। तो हमारे पास VRMS आ गया 4.44 एन इंटू फाई एम इंटू एफ। ठीक है, ये आपके पास फाई एम इंटू एफ इंटू एन। तो ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई, कि वोल्टेज की RMS वैल्यू ये होती है 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, तो अगर ये फाई एम हमने लिया था, फॉर एग्जांपल ये 10 था, तो वोल्टेज जो हो जाएगा RMS वो हो जाएगा 4.44 इंटू 10, और फिर फ्रीक्वेंसी अगर 50 ली है तो ये 50 आ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न जो हैं अगर वो 100 हैं तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपके पास RMS वैल्यू निकल आती है, ये वोल्टेज क्या होगा। अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू मालूम है तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये वोल्टेज क्या होगा। ठीक है ना। और उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आपको वोल्टेज मालूम है, वोल्टेज की RMS वैल्यू मालूम है, तो आप मालूम कर सकते हैं कि वो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को इधर ले जाएं वोल्टेज की तरफ, तो ये फाई जो है फाई एम जो है वो अकेला रह जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम अपने थे, पेज 90 पे थे अवेलेबल। ठीक है, तो ये देख लिया आपने कि वोल्टेज हमारे पास है V इज इक्वल टू 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू एन। तो ये हमने डिराइव कर लिया, पेज 86 पे हमने देख लिया इसको। तो अब अगर इसको हम लिखें फाई एम निकालना हो हमें, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे कि फाई एम इज इक्वल टू V अपॉन 4.44 इंटू एफ इंटू एन। तो ये हमें दे देगा फाई की मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो इससे हमें क्या मालूम होगा, इससे हमें मालूम ये होगा कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, यानी इफ़ दिस वोल्टेज गोज़ अप,
if this voltage goes up, तो flux will also go up. Similarly, we can say that if this frequency goes down, then also the flux would go up. तो फ्लक्स बढ़ने की दो सूरतें हो सकती हैं, एक क्या वोल्टेज बढ़ा दें, दूसरा क्या फ्रीक्वेंसी को कम कर दें. नंबर ऑफ टर्न्स तो आप नहीं चेंज कर देते क्योंकि ये तो फिक्स्ड होते हैं, इनको चेंज करना तो आसान नहीं है. तो ये दो चीज़ों को चेंज करके आप मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं. ये तो अब ओवरफ्लक्सिंग यानी कि जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये ओवरफ्लक्सिंग कहलाएगी. इस ओवरफ्लक्सिंग पहले तो आपको मालूम हो गया कि ओवरफ्लक्सिंग होती क्या है, ठीक है ना. ओवरफ्लक्सिंग जो है वो ये होती है कि फ्लक्स बढ़ जाए, और उसके बढ़ाने के तरीके भी आपने देख लिए कि वोल्टेज को बढ़ा के आप उसको बढ़ा सकते हैं, और दूसरा फ्रीक्वेंसी को कम करके भी उसको आप फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं. अच्छा, अब देखते हैं कि जब ओवरफ्लक्सिंग होती है तो होता क्या है. तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, दे आर बाय डिज़ाइन they are made to operate near the knee of the saturation curve. knee मैंने आपको बताया था पहले भी कि knee जो है वो ये है कि आपके पास अगर आपने ये बनाया है ये, तो इस तरह से आपके पास जो है ये बनता है BH कर्व. तो यानी कि आपके पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इस तरफ होता है. ये आप देखें, देखने में आपको ये नी मालूम हो रहा है, ये दिस इज़ द नी पॉइंट. तो ये नी पॉइंट के पास इसको आप ऑपरेट कराते हैं. तो होता क्या है कि अब अगर आप यहाँ पे, तो इस एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे NI है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे B है. ये तो आप यहाँ पे जब इसको बढ़ाएंगे, n तो चूँकि कांस्टेंट है, जब I को आप बढ़ाएंगे तो ये करस्पॉन्डिंगली B जो है चेंज होगा. अब हो क्या रहा है कि अब आपके पास जब फ्लक्स बढ़ेगा, अच्छा B और फ्लक्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. B यानी कि आपके पास फ्लक्स इज इक्वल्स टू B इंटू A है, और एरिया जो कांस्टेंट होता है इसलिए फ्लक्स और B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको आप B की जगह फ्लक्स मिल सकते हैं. तो अब जब ये B बढ़ेगा, या दूसरे अल्फाज में जब फ्लक्स बढ़ेगा, तो आप चूँकि नी के पास ऑपरेट करा रहे हैं, तो ये अगर यहाँ से अगर B है ये इधर, और अगर आपको ये बढ़ा करके इधर लाना है इस B को, तो आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो ये है, और ये थोड़ा सा बढ़ाया आपने, देखा, आप देखें ये बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, ये B में ये इतना चेंज है. ये तो इस नए B के लिए जो करस्पॉन्डिंग आपके पास करंट आया है वो ये है. तो आप देखें इतना छोटा सा चेंज B के लिए आपके पास जो करंट में चेंज आया है वो इतना ज़्यादा आया है, ये दिस, ठीक है ना. तो ये आपके पास हो रहा है ओवरफ्लक्सिंग में. तो बाय डिज़ाइन पावर ट्रांसफार्मर्स ऑपरेट एट द नी ऑफ द सैचुरेशन कर्व. देखा आपने, नी पे ऑपरेट करता है. हैंस एनी इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज, तो जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पे इस जगह पे, ये आपने बढ़ाया अगर, एनी इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज तो विल कॉज द करंट कंसिक्वेंट इंक्रीज इन फ्लक्स डेंसिटी. तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि B बढ़ेगा, फ्लक्स डेंसिटी जो है B है ये. तो ड्राइव द ट्रांसफार्मर डीपर इनटू सैचुरेशन. तो ट्रांसफार्मर जो है वो डीप चला जाएगा सैचुरेशन में. आपने देखा यहाँ पे कि जैसे ही आपने इसको ये बढ़ाया, थोड़ा सा आपने बढ़ाया, तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये जो कि ऑलरेडी जो है सैचुरेशन पॉइंट के पास था, देखेंगे, देखें ना, ये नी पॉइंट जो है सैचुरेशन के पास है. आप ये देखें, ये कर्व जो है ये सैचुरेट हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो है ये सीधा हो रहा है ये कर्व, ये
तो ये कर्व सैचुरेशन पॉइंट के पास इन्हीं पॉइंट जो यहाँ पे देखें, ये इधर जो है रिलेशनशिप लीनियर थी इस जगह पे, ये रिलेशनशिप यहाँ पे लीनियर थी, लेकिन इसके बाद जो है ये रिलेशनशिप जो है ये कर्व सैचुरेट हो गया, ये सीधा हो रहा है ये। तो जब आपने पढ़ाया इस जगह से, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये डीप चला गया सैचुरेशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया ये, बिल्कुल यहाँ पे आ गया ये। तो ड्राइव द ट्रांसफार्मर डीपर इनटू सैचुरेशन, ठीक है। तो द ट्रांसफार्मर देयरफॉर ड्रॉज एन एक्सेसिव मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये देखा आपने कि ये थोड़ा सा आपने बढ़ाया ये, लेकिन ट्रांसफार्मर तो डीप चला गया, और करंट आप देखें ये कितना ज़्यादा ये ड्रॉ कर रहा है ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये ड्रॉ कर रहा है ये, एक्सेसिव मैग्नेटाइजिंग करंट। Hence, this condition is described as over-excitation. इसको आप over-excitation कहते हैं। This considerably increases the core losses, giving rise to overheating of the transformer. तो अब आप यहाँ पे देखें कि जब आपके पास करंट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो जब करंट बढ़ गया तो आपके पास जो लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस, वो आपके पास बढ़ जाएंगे वो, ठीक है ना। जब आपका करंट बढ़ गया तो I²R जो है वो जो लॉसेस हो रहे हैं उसके अंदर वो बढ़ जाएंगे वो, क्योंकि आपके पास अगर I लेट से 4 गुना बढ़ गया तो आपके पास जो है वो उसका स्क्वायर टाइम बढ़ जाएंगे लॉसेज जो है वो। गिविंग राइज टू ओवर हीटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। कोर लॉसेस बढ़ेंगे तो लॉसेस तो कहीं ना कहीं तो डेसिपेट होंगे ना, वो तो कहाँ से डेसिपेट होंगे, वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाएगा, हीट इन फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डेसिपेट होंगे वो। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या होगा, फर्दर सैचुरेशन ऑफ द कोर कॉजेज द फ्लक्स टू फ्लो इनटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। अब जब फ्लक्स बढ़ गया, यहाँ पर जो है फ्लक्स इतना बढ़ गया, तो अब ये फ्लक्स जो है ये आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज़ है, जो ट्रांसफार्मर के जो स्ट्रक्चर के अंदर जो टैंक है उसमें और भी तो उसमें चीज़ें बनी लगी हुई ना, आयरन की, उसका स्ट्रक्चर है, उसके और वो चीज़ें लगी हुई हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उसके अंदर भी वो फ्लक्स जो है वो बहना फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इतना बढ़ गया है, ज़्यादा फ्लक्स है ये, तो वो दूसरी चीज़ों पे भी जो इंड्यूस करना शुरू कर देगा करंट, और वो एडी करंट जो है वो उन चीज़ों में भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फर्दर सैचुरेशन ऑफ द कोर कॉजेज द फ्लक्स टू फ्लो इनटू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स causing high eddy current losses in the core and the adjacent conducting materials। तो जो adjacent materials हैं, conducting materials हैं, उनके अंदर भी जो है वो फ्लक्स इंड्यूस होगा और एडी करंट लॉसेज जो है वहाँ भी होना शुरू हो जाएंगे। Such an operating condition cannot be allowed to continue for long and the transformer should be tripped if there is a prolonged over-excitation। तो अगर आपके पास prolonged over-excitation हो गई, या overfluxing भी हम कह रहे हैं इसको, overfluxing या ओवर एक्साइटेशन, ट्रांसफार्मर में अगर आपने ओवर फ्लक्सिंग कर दी तो ये फिर ज़्यादा अर्सा नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफार्मर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर आपको ये? तो ये हमने देखा। एक लाइन और पढ़ लें। इट कैन बी easily seen that oversaturation can also occur in case of low frequency operation। तो ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखा आपने कि फ्रीक्वेंसी अगर आप लो करेंगे तो भी जो है, अगर आप इसको लो करेंगे तो भी जो है वो फ्लक्स बढ़ेगा और फ्लक्सिंग बढ़ेगी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है इसको आप ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते ये। तो ये फिगर 4.22 में दिखाया गया इसको कि किस तरह से इसको हम लिमिट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास एक है डायग्राम जिसके एक्स एक्सिस पे है टाइम जो कि मिनट्स में है, और वाई एक्सिस पे है वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स। जी हाँ, ये चीज़ नाम देती है वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स रिले को। तो वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स यहाँ पे क्यों प्लॉट किया हमने, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अभी आज समझ लें थोड़ी देर के लिए कि हर्ट्स जो हैं वो फिक्स हैं, यानी कांस्टेंट हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये हर्ट्स जो हैं
चेंज नहीं हो रहे और वोल्ट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें न्यूमरेटर बढ़ेगा, यानी कि वोल्ट्स बढ़ेगा, हर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस ग्राफ पे, इस पे आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0.1 पे देखें, 0.1 मिनट पे, 0.1 मिनट पे आप देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है तकरीबन 138 के आसपास। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 138 वोल्ट्स तक इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं 0.1 मिनट तक। यानी अगर वोल्टेज जो है वो अगर 140 वोल्ट्स हो जाए तो आप 0.1 मिनट तक ये ट्रांसफार्मर बर्दाश्त करेगा। इसको आप ले जाएं 1 मिनट पे आ जाएं, 1 मिनट पे आप आएंगे इधर और ये देखेंगे तो ये तकरीबन 125 है। तो 1 मिनट तक ये ट्रांसफार्मर तकरीबन 125 वोल्ट बर्दाश्त करेगा। 10 मिनट पे आ जाएं, तो ये तकरीबन 115 वोल्ट है। तो ये 10 मिनट तक 115 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है ये। और 100 मिनट पे आ जाएं, तो 100 मिनट तक ये तकरीबन 110 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है ये। ठीक है, और अगर से आप आगे बढ़ जाएं, अच्छा से आगे चलें, तो ये आपने देखा इधर यहाँ पर कि ये आपके पास ये दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर अगर आप उसको यहाँ से देखें तो 140 वोल्ट कह लें इसको, ये 138 वोल्ट, ये 138 वोल्ट जो है ये तकरीबन 0.1 मिनट तक बर्दाश्त करेगा। 125 वोल्ट ये तकरीबन 1 मिनट तक बर्दाश्त कर लेगा। 115 वोल्ट ये तकरीबन 10 मिनट तक बर्दाश्त करेगा। और ये तकरीबन 110 वोल्ट ये 100 मिनट तक बर्दाश्त करेगा। और अगर इससे आप और कम पे जाते हैं, लेट से 100 वोल्ट पे आते हैं, तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा कर्व से। इसका मतलब है कि ये आप इसको बढ़ाते जाएं, 100 वोल्ट जो है ये जितनी देर चाहें ये बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि ये रेटेड परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो यानी कि 1 पर यूनिट है ये। तो ये 1 पर यूनिट जो है वो जितनी देर चाहें ये बर्दाश्त कर लेगा, यानी नॉर्मल इसका ऑपरेटिंग है। बल्कि इससे बढ़ के भी आप देखें तकरीबन ये यहाँ तक भी ये बर्दाश्त कर लेगा जितनी देर तक चाहेंगे। लेकिन उससे अगर आप बढ़ते हैं, ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं 120, 130, 140, तो फिर आप देख सकते हैं ये कि ये टाइम जो है ये रफ्ता रफ्ता ये कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ रहा है ये, तो ये टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये आपने देखा कि इस तरह से ये। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है अज्यूम किया था कि वोल्ट्स हमने रखे हुए चेंज कर रहे हैं और हर्ट्स को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। यही चीज़ अब आप कर सकते हैं कि वोल्ट्स को अगर आप कांस्टेंट रखें और हर्ट्स को आप चेंज करते रहें, यानी आप हर्ट्स को जो है वो अगर आप कम करते रहेंगे तो भी आपके पास जो है वही चीज़ आएगी है। ठीक है, यानी कि अगर आपने हर्ट्स को चेंज कर दिया, आपने हर्ट्स को कम कर दिया, तो वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स का रेशियो जो है वो उसी तरह से आपके पास जो है वो ये बढ़ता रहेगा ये। ठीक है ना, चूँकि ये रेशियो ही है तो आपके पास ये इसी तरह से होता रहेगा। यानी अगर आपने हर्ट्स को आपने कम किया कि ये जो आपके पास जो ये है वोल्ट्स ऑन हर्ट्स है ये। ठीक है ना, तो अब अगर लेट से आपने हर्ट्स को रखा, वोल्ट्स को रखा अगर आपने 100, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपने रखी 50, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो रेशियो आएगा, ये दूसरे अल्फाज में इसको हम आसानी के लिए फ्रीक्वेंसी को अगर हम रखते हैं 1,
हर्ट्स को अगर हम 1 रखते हैं तो आपके पास ये रेशियो आ गया ये 100। दूसरे अल्फाज में अगर आपने क्या किया कि आपने इसको 100 रखा और फ्रीक्वेंसी को कर दिया आपने 0.8, तो भी आपके पास ये क्या आ जाएगा 100/0.8, ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू 125। तो आपके पास 125 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा देते हैं 100 से 125 और फ्रीक्वेंसी को 1 रहने देते हैं तो ये भी 125 आ जाएगा। तो आप समझ में आई आपकी बात। तो आप या तो वोल्टेज को बढ़ा दें 100 से 125 कर दें तो भी आपके पास ये रेशियो जो है वोल्ट अपॉन हर्ट जो है ये 125 हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में आप वोल्टेज को 100 ही रखें और फ्रीक्वेंसी को आप जो है वो कम करके 0.8 कर दें तो भी आपके पास ये रेशियो जो है वो 125 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे दिए हुए हैं ये दर हकीकत आपके पास ये क्या दिए हुए हैं, ये आपके पास रेशियो दिया हुआ है। तो ये रेशियो आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपके पास ये जो है ये जो आपके पास लिमिट्स हैं ये लिमिट्स ये आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। और ये है क्यों इस तरह से, ये वोल्टेज और ये फ्रीक्वेंसी का ये किस तरह क्यों दिया हुआ है इस तरह से, ये क्योंकि अब आपने देखा कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ये अफेक्ट कर रहे हैं फ्लक्स को। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं या आप फ्रीक्वेंसी कम करें, दोनों सूरतों में ये फ्लक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स जब ऊपर जाएगा तो आपके पास को क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि ओवर हीटिंग होंगी ट्रांसफार्मर में, और सबसे पहले तो वो सेचुरेशन में जाएगा। सेचुरेशन की वजह से वो हाई एक्सेसिव मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा और इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से जो है वो हीटिंग होगी, ठीक है ना। तो ये हमने जो है वो चीज़ कर ली ये वाली, और इसी को हम फिर इसको हम मेरे ख्याल में इस टॉपिक को ख़त्म भी कर लें कि एक रिले होती है वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स रिले। वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स रिले जो है उसका काम यही है कि ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो चेक करती है और वो देखती है कि अगर आपने सेटिंग कर दी है फॉर एग्जांपल 125 की, तो वो उस जब ये रेशियो बढ़ेगा उससे तो फिर जो ये ट्रिप करा देगी। आ रही बात समझ में आपके। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ही बताऊँ मैं आपको एक और, ये देखें अभी आपने कहा ये कि फाई जो है वो ये बराबर है, आपने कहा ये 4.44 और यहाँ पे आपने कहा ये तो देखें यहाँ पे रेशियो बढ़ना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा करके डबल कर दूँ, यानी इस V को मैं 2V कर दूँ और इस फ्रीक्वेंसी को भी मैं डबल कर दूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए ये 2 और ये 2 ये कट जाएंगे और फ्लक्स जो है वो इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर सिर्फ वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आपने साथ में अगर फ्रीक्वेंसी को भी आपने बढ़ा दिया तो वो इसका इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाएगा। तो ये जो वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स रिले जो है ये दर हकीकत क्या चेक करती है, ये दोनों का रेशियो चेक करती है। देखती है कि वोल्टेज और
फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है ये, तो उस सूरत में फिर ये ट्रिप कराती है। क्योंकि अगर आपने वोल्टेज को डबल कर दिया तो उस सूरत में आप फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि साथ में आपने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो ये दोनों का रेशियो तो वही रहेगा जो कि V/F का था, क्योंकि 2V/2F सेम एज V/F। तो ये इसलिए दोनों का रेशियो चेक करती है। तो और हमारे पास आपने देखा है कि ये फ्लक्स भी जो है फंक्शन, दोनों का फंक्शन है ये। तो ये चीज़ बतानी थी आपको। तो ये वोल्ट्स अपॉन हर्ट्ज रिले आ गई। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये रिले बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में दो चीज़ें कर ली हैं। तो हमने जो है हार्मफुल इफेक्ट्स कर लिए ओवरफ्लक्सिंग के, सच एज कॉजिंग हाई मैग्नेटाइजिंग करंट। आपने देखा कि हाई मैग्नेटाइजिंग करंट होता है क्रिएट उसकी वजह से, ओवरफ्लक्सिंग की ऐसे वजह इसकी यह है कि ये नी पे ऑपरेट करता है ट्रांसफार्मर की। तो जैसे ही ज़रा सा भी बी बढ़ेगा तो ये बिल्कुल सैचुरेशन में चला जाएगा, डीप सैचुरेशन में, जिसकी वजह से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाई करंट की ऐसे हाई कोर लॉसेस होंगे, और फिर ओवर हीटिंग होगी, क्योंकि लॉसेस को डिसिपेट होने के लिए कोई ना कोई तो एनर्जी फॉर्म चाहिए, तो वो ओवर हीटिंग होगी। और फिर एडी करंट लॉसेस होंगे, सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस होंगे। तो ये हमने कर लिया पहला वाला टॉपिक। इसके बाद हमने दूसरा भी कर लिया, द स्टूडेंट कैन ब्रीफली डिस्क्राइब वोल्ट्स अपॉन हर्ट्ज रिले। तो वोल्ट्स अपॉन हर्ट्ज रिले भी आपने देख ली कि क्या होती है ये। अब हम आते हैं तीसरे आउटकम की तरफ। इसमें हम समराइज़ करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स इन अ ट्रांसफार्मर और फिर प्रोटेक्शन स्कीम्स। तो ये कवर भी हुई है। तो एक चीज़ हमने पहले भी की थी कि ट्रांसफार्मर की जो प्रोटेक्शन होती है वो डिपेंड करती है द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन that will be provided for a transformer depends upon its kVA rating and its importance। ट्रांसफार्मर कितना ज़्यादा kVA का, जितना ज़्यादा kVA का होगा उतना ही वो एक्सपेंसिव होगा, उतना ही महंगा ट्रांसफार्मर होगा। एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और कहाँ लगा हुआ है। तो अगर कम kVA का भी है लेकिन किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में लगा हुआ है तो वहाँ उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो ट्रांसफार्मर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की जान उस पर डिपेंड कर रही है। तो जो ट्रांसफार्मर कम इम्पॉर्टेंट हैं या जो कि कम kVA के हैं, तो उसमें आप सिर्फ फ्यूज़ लगा सकते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजेस। लेकिन जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ जनरेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा kVA का होता है, इन अ थर्मल पावर स्टेशन में है वेरी एलैबोरेट प्रोटेक्शन। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एलैबोरेट प्रोटेक्शन देंगे, यहाँ से फ्यूज़ से काम नहीं चलेगा ये। तो ये हम यहाँ पे टेबल में हम देखेंगे कि क्या है ये फॉल्ट्स क्या क्या होती है। 4.3 टेबल में देखेंगे, टेबल 4.3 एंड टेबल 4.4। तो टेबल 4.3 के अंदर हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट्स क्या होती हैं। तो इंटरनल फॉल्ट ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये इंटरनल फॉल्ट्स होती हैं फेस फॉल्ट, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो फेस फॉल्ट आ गई, ट्रांसफार्मर के अंदर ग्राउंड फॉल्ट आ गई, ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरटर्न फॉल्ट आ गई, ठीक है ना। इंटरटर्न फॉल्ट यानी कि दो वाइंडिंग के दरमियान फॉल्ट जो मैंने बताई भी थी आपको काफ़ी। फिर टैप चेंजर फॉल्ट, लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम टैंक, ठीक है ना, ये सब कर चुके हैं जब फॉल्स रिले जो होती है। एक्सटर्नल फॉल्ट यानी ट्रांसफार्मर से बाहर, तो अब फेस फॉल्ट हो सकती है बाहर, यानी एक फेस फॉल्ट तो ये वाली है और एक फेस फॉल्ट ये वाली है, ये ट्रांसफार्मर से बाहर है। ये ट्रांसफार्मर से बाहर जो है फेस फॉल्ट आ गई। जैसे ट्रांसफार्मर से बाहर जो है वो ग्राउंड फॉल्ट हो गई, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर ओवरलोड, ट्रांसफार्मर को ओवरलोड कर दिया, और फिर ओवरफ्लक्सिंग जो कि अभी की है 5 मिनट पहले। तो ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास फॉल्ट आ गई, इंटरनल फॉल्ट्स एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स। और फिर हम टेबल 4.4 पे आते हैं। ये तो हम देखते हैं कि ये हमने फॉल्ट एक तरफ है और दूसरी तरफ ये प्रोटेक्शन स्कीम क्या है, ये प्राइमरी क्या है और बैकअप में क्या है ये। तो अगर फेस फॉल्ट है तो डिफरेंशियल रिले होगी, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले होगी विद प्राइमरी स्कीम, और बैकअप पे ये सिंपल ओवर करंट, एक फ्यूज़ लगाते हैं वो ओवर करंट। डिस्टेंस रिले भी हमने पढ़ी नहीं है, तो ये ओवर करंट रिले लगाते हैं आप।
ग्राउंड फॉल्ट अगर है तो आप ग्राउंड फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए भी वही डिफरेंशियल जो हम पढ़ चुके हैं सारा, और बैकअप पे आप खाली कोई फ्यूज़ लगा दें या ओवर करंट रिले लगा दें। इंटरटर्न फॉल्ट, दो वाइंडिंग के दरमियान फॉल्ट जो आती है, हमने बताई थी कि नॉर्मल तरीक़ों से ये डिस्कस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा अंदर हीटिंग क्रिएट होती है, जिसकी ऐसे अंदर गैसेस बनती हैं ट्रांसफार्मर के, और वो गैसेस फिर जाती हैं जो कि डिटेक्ट करती है बुकॉल्स रिले, ठीक है ना, वेन के थ्रू जो आपने बताया, मैंने पूरा समझाया आपको बुकॉल्स रिले, तो ये बुकॉल्स रिले जो है वो डिटेक्ट करती है। फिर ऑयल लीक, ये ऑयल लीक का बताया था मैंने कि इस तरह से बुकॉल्स रिले के अंदर फ्लोट लगा हुआ होता है जो कि नीचे हो जाता है, जिसके ऐसे आपको ऑयल लीक का मालूम हो जाता है। फिर ओवरलोड, ठीक है, तो आप ओवर करंट रिले लगा देंगे, ठीक है। और फिर थर्मल इमेज भी ले सकते हैं ये, अगर आपके पास वो है एक्सपेंसिव ट्रांसफार्मर है तो आप थर्मल इमेजिंग जो करते हैं आप, ठीक है ना, उसको आप इसको थर्मल इमेजिंग कर लें इस ट्रांसफार्मर की, तो उसमें इंफ्रारेड रेज से जो आपके पास पूरा इसके अंदर बनता है, तो उसको आपका अंदर नज़र आ जाएगा कि अंदर जो है वो किस हिस्से में कहाँ पे डैमेज हो रहा है ये। और फिर ओवरफ्लक्सिंग, तो जो हमने अभी पढ़ी है, तो ओवरफ्लक्सिंग के लिए आपके पास जो है वो ओवरफ्लक्सिंग रिले होती है, जिसको हमने पढ़ा अभी वोल्ट्स अपॉन हर्ट्स रिले जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मेजर करती है वोल्ट्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमने एक समझ लें कि ओवरव्यू किया हमने। तो द स्टूडेंट कैन नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स जो हमने पढ़ी हैं अब तक, उसका बताते हैं कौन कौन सी हैं ये, और फिर प्रोटेक्शन स्कीम कौन कौन सी होती हैं उनके लिए। तो ये भी हो गया। और अब हम आते हैं इस पर, ये एक ही समझ लें, ये न्यूमेरिकल है, ये इसको हम डिज़ाइन प्रॉब्लम कह लें, तो ये न्यूमेरिकल है ये। तो परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम डिज़ाइन करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए, इसके अंदर इंटरपोजिंग रिले भी आ जाएगी ये। तो ये आसान भी है न्यूमेरिकल, और अगर नहीं समझ में आए तो मुश्किल भी है ये, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ। ये है बहुत आसान ये, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आप देखें एक प्रॉब्लम क्या है कि एक 45 MVA का ट्रांसफार्मर है, आपको इसकी पावर रेटिंग दी हुई है। फिर प्राइमरी क्या है 11 kV है, सेकेंडरी क्या है 66 kV है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टार पे, प्राइमरी साइड, यानी कि ये वाली साइड जो है ये 11 kV साइड जो प्राइमरी है ये स्टार पे है ये, और जो सेकेंडरी साइड है वो 66 kV की साइड जो है ये डेल्टा पे है ये। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी 11 kV की है, सेकेंडरी जो है वो 66 kV की है, प्राइमरी जो है वो स्टार है, सेकेंडरी जो है वो डेल्टा है। याद हो गया आपको? आगे चलें। डिज़ाइन दी परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम, इसके आपको परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम डिज़ाइन करनी है। व्हाट इज़ दी मिनिमम रिकमेंडेड परसेंटेज बायस, ये दूसरा सवाल है आपसे। बहरहाल हम पहले वो डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको देखें, ये जो सोल्यूशन है इस चीज़ को इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसको हम पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको अभी ना पढ़ें। तो यहाँ पे देखें, इसको इस तरह से करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। तो ये वर्कशीट बनी हुई है एक तरह की, जिससे बड़ा आसान हो जाएगा सवाल समझना। ये वर्कशीट फॉर परसेंटेज डिफरेंशियल रिले कैलकुलेशन। तो पहला स्टेप है, नंबर 1 स्टेप में कि आप निकालेंगे फुल लोड करंट, ठीक है, आई फुल लोड लाइन करंट है। तो करंट निकालने के लिए आपके पास पता है आपको कि क्या फार्मूला है? हमारे पास फार्मूला है कि पावर 3 फेज पावर बराबर होती है √3 इंटू VL लाइन वोल्टेज इंटू IL, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है ये हमें अगर निकालनी हो। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि पूछूं अगर 3 फेज पावर निकालनी हो आपको, और आपका फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट दिया हो, तो क्या फिर फार्मूला होगा? तो उसका फार्मूला ये है
3 V फेज़ इंटू I फेज़, ठीक है। यानी अगर V फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, और अगर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दिया हुआ हो तो √3 लिखेंगे आप, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए। अगर आप इसमें इस फार्मूले में 3 लिखें और लेट्स से स्टार वाली साइड स्टार कनेक्शन लें आप, तो स्टार में आप बताइए कि यहाँ पे V फेज़ जो है वो ये किसके बराबर होगा? V फेज़ बराबर होगा V लाइन अपॉन √3 के, और स्टार में I फेज़ किसके बराबर होता है? I फेज़ जो है वो I L दोनों बराबर होते हैं। ये यहाँ पे I L हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 और ये √3 हो जाएगा इस तरह से, तो हो जाएगा √3 V L इंटू I L, यानी कि ये आ गया फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। थ्री फेज इजिकल्स टू √3 VL इंटू IL, जो कि हमें लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दिए हुए हैं। तो आपके पास लाइन करंट क्या हो जाएगा? फुल लोड है तो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास S है, यानी कि आपने ये किया यहाँ पे I L इज इक्वल्स टू S 3 फेज डिवाइडेड बाई क्या किया आपने? √3 इंटू VL, ये वाला, ये इस फॉर्म में है। तो ऊपर आप लिखेंगे न्यूमरेटर में पावर, जो कि आपको दी हुई है, कितना है ये? 45 MVA का है ये, यानी कि इसको आप कर देंगे इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई √3, और VL आपको क्या दिया हुआ है? प्राइमरी साइड पे 11 है, इंटू 10⁻3, ठीक है। आपके पास 45 10⁶ डिवाइड बाई √3 इंटू 11 10⁻3, देख लीजिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है ना। तो आपके पास ये करंट आ गया, ये करंट आया 2361.88। अच्छा, आप आ जाएँ सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी साइड जो 66 kV की है, यहाँ भी आप यही करेंगे, पावर वही है 45 MVA डिवाइड बाई √3, और फिर आपके पास ये वोल्टेज कितना है? 66 kV है ये, तो आप यहाँ पे 66 लिख देंगे, 56 10⁻3। तो यहाँ पास करंट ये आ गया, सेकेंडरी साइड पे करंट आ गया 393.64, प्राइमरी साइड पे करंट आ गया 2361.88। स्टेप 2 पे आ जाएं। स्टेप 2 क्या है? अलाउ करें 25% ओवरलोड। तो जो भी करंट आया है उस पर आप 25% ओवरलोड लगा दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें 1.25 से। तो 2361.88 को मल्टीप्लाई कर दें आप 1.25 से, तो ये आ गया 2952.35, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 393.64 को 1.25 से, तो ये हो गया 492.05। तो ये तकरीबन 3000 के आसपास आ गया, और ये तकरीबन 500 के आ गया। प्राइमरी साइड जो 3000। तो फिर तीसरे स्टेप में आप लेंगे CT रेशियो। अज्यूम करेंगे कि जो CT है उसकी जो सेकेंडरी है वो 5 एम्पियर की है, तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि सेकेंडरी तो आपकी फ़िक्स कर दी 5 की, तो आपके से जो वो होगी प्राइमरी जो होगी वो होगी 3000 की, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे इसके जो करीब तरीन जो बन रहा है ये इसके 2952 के, तो ये 3000 बन रहा है। तो आप CT लगाएंगे 3000:5 की प्राइमरी साइड पे, और ये आप देखें इसकी भी सेकेंडरी जो है वो 5 एम्पियर तो फिक्स हो गई, तो 5 एम्पियर की डिले लगाई है आपने, ठीक है ना। तो आपने इसी तो 5 हो गया ये, और आप यहाँ पे देखें 492 है, इसका मतलब कि आप यहाँ पे करीब तरीन जो CT रेशियो है वो है 500, तो आपने 500 लगा दिया। तो ये 3000:5 की CT हो गई प्राइमरी साइड पे, और 500:5 की CT हो गई सेकेंडरी साइड पे। तो भी आपका CT रेशियो हो गया
इसको आप डिवाइड करें 3000 को 5 से तो ये हो गया 600, और ये करें 500 को 5 से तो ये हो गया 100। ये CT रेशियो हो गया आपके पास ये। तो पहला स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने फुल लोड लाइन करंट निकाला, ये फुल लोड लाइन करंट निकाला आपने S डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL, तो ये आपके पास ये आ गया 2361.88। इसी तरह से आपने सेकेंडरी साइड पे निकाला, आपने ये आ गया 393.64। फिर आपने 25% ओवरलोड लिया, तो ये जो आंसर आया आपके पास 2361.88, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1.25 से, तो ये आ गया तकरीबन 2952.35, और ये आ गया 492.05। तीसरे स्टेप में आपने CT रेशियो डिटरमिन किए। CT रेशियो जो आपके पास आ गए इसके नज़दीक जो है वो करीब तरीन जो है 3000:5, और ये आ गया 500:5, और ये CT रेशियो हो गया 600, और ये हो गया 100। तो ये 3 स्टेप कर लिया हमने। चौथे स्टेप पे आ जाएं। CT पे सेकेंडरी में अब करंट क्या होगा, ठीक है ना। CT की जो सेकेंडरी है वो कितने एम्पेयर की है, 5 एम्पेयर की है, 5 एम्पेयर की इधर दोनों की। तो ये 5 एम्पेयर कब फ्लो होगा, जब 3000 होगा, जब 3000 होगा प्राइमरी पे तो उसमें 5 एम्पेयर फ्लो होगा। इसी तरह से इसमें जो है वो जब 500 एम्पेयर होगा प्राइमरी में तो 5 एम्पेयर होगा सेकेंडरी में। लेकिन यहाँ पे अभी आपके पास जो आपने निकाला है स्टेप 1 में, तो करंट आपके पास आ रहा है फुल लोड कितना 2361। 2361 पे तो आपको 5 एम्पेयर नहीं देगा ना, इस तरह 393 पे भी आपको 5 एम्पेयर नहीं देगा, कम देगा वो। तो कितना करंट होगा वो आप निकालेंगे इस तरह से कि आप 2361.88 को डिवाइड कर दें 600 से, जो निकाला है आपने 600 यहाँ पे, इससे आप डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो आपने 2361.88 को डिवाइड कर दिया 600 से, तो यह आपके पास करंट आ गया 3.936, ठीक है ना। बजाय 5 एम्पेयर के कितना करंट है 3.936। इस तरह से आपने यहाँ पे 393 जो ये निकाला है आपने, इसको आप डिवाइड कर दें CT रेशियो से 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 3.936। ये आपके पास करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों CT से, ठीक है ना। प्राइमरी CT से ये फ्लो हो रहा होगा, सेकेंडरी CT से ये फ्लो हो रहा होगा। यहाँ तक स्टेप 4 तक क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ी सी चीज़ मुश्किल होती है यहाँ पे, स्टेप 4 के तक तो आपको आई होप कि आपको कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल कोई भी समझ लें कि सिंपल ये कैलकुलेशन थी। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी चीज़ जो अब वो मसले वाली चीज़ है, मसला नहीं है फिर भी सिर्फ ऐसे ही मैं यानी कि थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें कह लें। देखें, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो क्या है, वो है स्टार, और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी है वो क्या है, डेल्टा। तो अब इसके अगर हम फिगर बनाएं तो देखें, फिगर मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखें क्या होता है, जब स्टार वाली साइड होती है तो और डेल्टा वाली साइड होती है, तो हमारे पास एंगल में फ़र्क आ जाता है। आपको याद होगा ना, हमने पढ़ा था ये एंगल में फ़र्क आ जाएगा। अब वो देखें क्या है, ये मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ये देखें, पूरी फिगर तो नहीं आएगी, बड़ी सी फिगर है ये, लेकिन इसमें देखें कुछ मुश्किल नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये देखें, ये ट्रांसफार्मर की जो है दिखा रहा हूँ मैं कि ये प्राइमरी है, ये है, ये स्टार में है, ये सेकेंडरी है जो कि डेल्टा में है। प्राइमरी जो है वो 11 kV की है, सेकेंडरी जो है वो 66 kV की है, ठीक है। तो ये मेन ट्रांसफार्मर की, ये मेन ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। ये मेन ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग है ये, और ये मेन ट्रांसफार्मर की तीसरी वाइंडिंग है, तीसरे फेस की है ये, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे करंट जो है वो कितना निकाला था हमने प्राइमरी साइड पे 2361, ठीक है ना, 2361.88 ये हमने निकाला था। अच्छा, अब ये ट्रांसफार्मर की जो बात करें मेन ट्रांसफार्मर की ना, तो आप यहाँ ख्याल रखिएगा मेन ट्रांसफार्मर है और फिर बाकी सीटीज़ लगी हुई हैं, तो दोनों सीटीज़ भी ट्रांसफार्मर ही होती हैं एक तरह से। तो अब आप देखें, ये ट्रांसफार्मर की जो लगी हुई है प्राइमरी, ये लगी हुई है स्टार में। तो स्टार में तो क्या होता है, फेस करंट लाइन करंट एक होता है, कोई मसला नहीं है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाए सेकेंडरी में, सेकेंडरी की जो वाइंडिंग है वो लगी हुई है डेल्टा में, ठीक है ना, ये आप देख भी सकते हैं डेल्टा में लगी हुई है।
तो सेकेंडरी की जो वाइंडिंग डेल्टा में लगी हुई है, तो उसका मतलब ये होगा कि सेकेंडरी में जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इधर सेकेंडरी में, और जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है लाइन में, ये लाइन करंट है ना, इनमें फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो ये लाइन करंट जो होगा उसमें एंगल हो जाएगा -30। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो जो भी होगा, लेकिन जो एंगल है वो -30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आपको? तो यहाँ पे जो करंट आया था इसका, लेट से हमने कहा कि इसका एंगल 0 था। तो यहाँ पे जो करंट आया इस वाली साइड पे, उसका जो एंगल है वो -30 हो गया, इसकी वजह से, स्टार डेल्टा की वजह से। तो अब जो सीटी लगी हुई हैं, अगर आपने सीटी लगाई इधर यहाँ पे, अब देखें सीटीज़ की बात करें तो सीटी आप क्या करेंगे, सीटी आप लगाएंगे बिल्कुल अपोजिट। तो ये देखें स्टार वाली साइड जो है, इस वाली साइड पे आप सीटीज़ लगाएंगे डेल्टा में। तो ये सीटी जो लगी हुई हैं, ये आप देखें डेल्टा में लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से निकला और फिर ये इसमें चला गया इस तरह से। तो ये सीटीज़ जो है वो स्टार वाली साइड पे डेल्टा में लगी हुई हैं। और आपने जो डेल्टा वाली साइड है, इस वाली साइड पे क्या किया आपने, सीटी को देखें ये लगा दिया आपने स्टार में। ये देखें ये सब का जो है वो, ये सारे आपस में शॉर्ट हो रहे हैं ये, और शॉर्ट होके ये ग्राउंड हो रहे हैं ये। तो आपने क्या किया, जो ट्रांसफार्मर है आपका, मेन ट्रांसफार्मर जिसकी इसकी बात कर रहे हैं, मेन ट्रांसफार्मर है ये। मेन ट्रांसफार्मर की स्टार वाली साइड पे जो सीटीज़ लगाई हैं वो लगा दी डेल्टा में, और डेल्टा वाली साइड पे सीटी लगा दी स्टार में। अब इससे क्या होगा, देखें अब ये सीटी जो है, ये वाली सीटी, ये जो सीटी लगी हुई है, ये सीटी में जो करंट फ्लो हो रहा है ये -30 है ये। तो चूँकि स्टार वाली सीटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेज़ और लाइन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे जो करंट जा रहा है इधर, ये वाला, जो नीचे करंट जा रहा है, ये जो करंट ये वाले हैं, ये सारे के सारे -30 जा रहे हैं, सब में -30 क्योंकि करंट ऊपर से -30 एंगल के साथ आ रहा है ये। अच्छा, तो अब हमें इस वाली साइड पे, यानी प्राइमरी वाली साइड पे भी इसको हमें सेम करना है एंगल को। अब यहाँ पे आप देखें एंगल जो है वो 0 था। अब हमने चूँकि यहाँ पे सीटी लगा दी है डेल्टा में, तो डेल्टा के अंदर जो ये फेज़ में जो करंट होता है और जो लाइन में करंट होता है, उसमें क्या होता है, फ़र्क आ जाता है -30 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन करंट है इन सीटीज़ का, ठीक है, उसमें आ गया एंगल -30। ठीक है, तो आप देखें ये दोनों की तरफ जो है, ये यहाँ भी -30 आ चुका है और यहाँ भी -30 आ चुका है। तो जब ये करंट जाएंगे नीचे इधर इसमें ऑपरेटिंग कॉइल में, देखिए यहाँ से आ रहा है ऊपर से, ये देखिए ये 3 आ रहे हैं ऊपर से, ये 3 आ रहे हैं ऊपर से। तो जब ये तीनों आ रहे हैं इधर इसमें ऑपरेटिंग कॉइल में, तो दोनों के एंगल जो है, यानी कि दोनों साइड से जो आ रहे हैं, दोनों का एंगल जो है वो -30 है, इसलिए एंगल दोनों के फेज़ में हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हम यह नहीं करते इस तरह से, सीटीज़ को उल्टा करके नहीं लगाते, यानी स्टार वाली साइड पे डेल्टा और डेल्टा वाली साइड पे स्टार नहीं लगाते, तो फिर हमारे पास एंगल का फेज़ डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे जो आते हैं ऑपरेटिंग कॉइल में जो करंट आ रहे होते हैं, वो दोनों में फेज़ डिफरेंस आ जाता है 30 का। तो इस तरह से एंगल को हमने ठीक कर दिया। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब एंगल तो ठीक कर दिया हमने, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो उसके लिए फिर होती है इंटरपोजिंग रिले। तो अब हम चलते हैं दोबारा से न्यूमेरिकल की तरफ, और हम बाकी जो स्टेप रह गए थे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल में आसानी से हो जाएगा, आपको मसला नहीं होगा। तो हमने क्या कर लिया था, हमने देखें यहाँ तक क्या किया था। पहले हमने निकाला था लाइन करंट, निकाला हमने इस वाले फार्मूले से, ठीक है, पावर डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। तो ये हमारे पास ये आ गया था, ठीक है, करंट आ गया था हमारे पास ये। इसके बाद फिर हमने जो है वो करंट को हमने 1.25 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया ओवरलोड करंट आ गया। इस ओवरलोड करंट के हिसाब से जो है वो हमारे पास सीटी रेशियो आ गया 3000:5, और दूसरी साइड पे 66 kV वाली साइड पे आ गया 500:5। हमारे पास सीटी रेशियो आया प्राइमरी में 600 और सेकेंडरी पे आया 100। फिर हमने जो है सीटी का सेकेंडरी करंट निकाला हमने।
जो कि वैसे जो है वो 5 एम्पियर होने चाहिए अगर 3000 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो अगर 3000 है तो फिर 5 होना चाहिए फ्लो, लेकिन चूँकि 3000 फ्लो नहीं हो रहा है बल्कि 2388 एम्पियर है, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड किया 600 से, तो हमारे पास करंट आ गया सिटी के सेकेंडरी पे 3.936, और यहाँ पे इस तरह से 393.64 को, ठीक है ना, इस वाले को जो करंट है उसको डिवाइड किया सिटी रेशियो से, तो ये आ गया 3.936। तो ये हमारे पास आ गया सिटी के सेकेंडरी करंट। अब हम निकालें पायलट वायर करंट। पायलट वायर करंट वही है जो दिखाया मैंने आपको, ये करंट जो है वाले, ये जो है ये पायलट वायर ये हैं जो कि नीचे रिले पे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों सिटीज़ के लाइन करंट है ये। तो पायलट वायर करंट निकालेंगे हम, तो सिटी जो है ये डेल्टा में लगी हुई है। ये किस सिटी की बात हो रही है? ये प्राइमरी वाली साइड की बात हो रही है। प्राइमरी वाली साइड पे जो है वो मेन ट्रांसफार्मर जो है वो स्टार में है, और सिटी जो है वो ये सारी डेल्टा में लगी हुई है। ये तो सिटी डेल्टा में लगी हुई है, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट जो है वो हो जाएगा 3.936 मल्टीप्लाइड बाय √3, ठीक है। ये √3 कहाँ से आ गया? ये आपको मालूम है, ये हमने करा है, ये कि जो ये होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, बल्कि कहीं भी हमारे पास ये लाइन करंट, डेल्टा की बात हो रही है, डेल्टा कनेक्शन, ये लाइन करंट बराबर होता है कितना? √3 टाइम फेस करंट और फिर एंगल -30, ठीक है ना। तो ये √3 यहाँ से आया ये, ठीक है ना। तो हमने इस एंगल को तुमने ठीक कर लिया, किस तरह से? हमने सिटी को उल्टा करके, लेकिन अब ये √3 का फैक्टर ये आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। इसका हम देखते हैं क्या इलाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिटी डेल्टा में लगी हुई है, तो हमारे पास √3 × 3.936 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया पायलट करंट। पायलट जो हमारे पास वायर हैं उनके करंट आ गए इसमें, ठीक है ना, उस सिटी में, डेल्टा वाली सिटी पे। अच्छा, जो सेकेंडरी साइड पे जो सिटी लगी हुई है वाई में लगी हुई है, तो वाई में डेल्टा, वाई के अंदर फेस करंट और लाइन करंट सेम होता है, इसलिए जो है यहाँ पे हमारे पास जो ये है फेस करंट ये है, तो हमारे पास जो ये है लाइन करंट वो भी वही आएगा, 3.936 सेम होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अब ये देखें, ये दोनों करंट जब नीचे आएंगे, ये करंट जो है ये इनको सेम करना पड़ेगा ये, वरना तो हमारे पास ये स्पिल करंट आ जाएगा। नहीं, एक तरफ तो स्पिल करंट क्या होता है? I1 - I2, तो I1 तो ये हमारे पास है, और ये I2 है, ये तो स्पिल करंट I1 - I2, तो ये हमारे पास कनेक्शन की वजह से जाएगा ना मसला, ये तो उसको हम ठीक करेंगे ये। तो हम देखेंगे इन दोनों का रेशियो क्या है ये, तो ये हम रेशियो निकालेंगे 6.817 डिवाइड बाई 3.936, ये रेशियो निकालेंगे 6.817 ये वाला डिवाइडेड बाई 3.936, ये आ गया। तो ये रेशियो आया 1.731। तो हम एक सीटी लगाएंगे जिसका रेशियो होगा 1.731:1। ये सीटी कहलाती है इंटरपोजिंग सीटी। तो आप ये सीटी लगाएंगे इंटरपोजिंग सीटी, तो ये इसको कर देगी, इस करंट को 6.817 को ये कर देगी 3.938, ठीक है ना। और ये होती क्या है? बेसिकली ये ऑटो ट्रांसफार्मर होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में आप जो है इसको सेटिंग करते हैं टाइप की, कि आपको जो है ये, क्योंकि 1.73 की तो आपको सीटी नहीं मिलेगी, इस रेशियो की सीटी, तो सीटी का रेशियो तो इस तरह से होता है ना, नंबर होते हैं वो, तो होल नंबर होते हैं। तो ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें आप सेटिंग करते हैं इसको, आप तो आपके पास ये इस तरह का रेशियो मिल जाएगा। तो जब आपको सेट कर देंगे इस तरह से, तो आपको ये 6.817 को आपको ये देगी 3.938, तो आपको 3.938 मिल गया, और ये दूसरे वाली साइड पे आपको 3.936 मिल रहा है। तो ये तो दोनों तकरीबन ये बराबर हो गए हैं ये, तो आपका स्पिल करंट जो है वो तकरीबन 0 हो जाएगा। देख भी लेते हैं हम यहाँ पे, देखें
हमारे पास जो हमने बनाया है, अगर मैं स्लोप परसेंटेज डिफरेंशियल ले लिया, अगर मैं स्लोप अगर किया है 40%, तो हमारे पास जो है ये क्या होना चाहिए 40%, यानी कि 0.4, ठीक है ना। 40 का मतलब हुआ कि 0.4, 40 उसका मल्टीप्लाई कर दें सर्कुलेटिंग करंट से। सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है I1, सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, ये होता है I1 प्लस I2 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई होता है किससे, ये इससे होता है, ये इससे स्लोप से ना। तो स्लोप तो आपके पास 0.4 है, और I1 कितना आपने निकाला है, ये I1 निकाला है आपने ये निकाला I1 है ये, और ये I2 है ये 3.936। तो 3.938 प्लस 3.936 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 3.936 प्लस 3.938 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। तो स्पिल करंट जो है ये इससे ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया 1.57, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पिल करंट क्या आ रहा है, स्पिल करंट आप निकालते हैं I1 माइनस I2, 3.938 माइनस 938, तो ये 0.02 आ रहा है ये। तो ये तो बहुत कम है 1.57 से। इसका मतलब है कि ये रिले जो है ये ट्रिप नहीं करेगी, ये रिले स्टेबल है, ये 1.57 से अबव होगा तो फिर ट्रिप करेगी ये, ठीक है। तो ये हमारी स्कीम जो है बिल्कुल सही है, स्टेबल है ये। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको प्रॉब्लम जो है ये। यहाँ पे एक चीज़ थी, मैंने कहा था इसको हम प्रॉब्लम के बाद पढ़ेंगे, वो ये चीज़ देख लेते हैं। तो पायलट वायर करंट जो है वो 6.817 है फ्रॉम द स्टार साइड CT, ठीक है, वाइल दे आर 3.936 डेल्टा साइड CT, ठीक है ना। स्टार साइड CT जो है वो इस वाले को कह रहे हैं, प्राइमरी को, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। स्टार साइड CT जो है ये लगी हुई है किस में है, ये डेल्टा में लगी हुई है, ये वाली साइड की बात हो रही है, प्राइमरी साइड की। तो 6.817 है ये, और 3.936 है डेल्टा साइड CT जो कि स्टार में लगी हुई है, ये यानी सेकेंडरी CTs है, जाके आ गया। दस वी नीड इंटरमीडिएट CTs टू करेक्ट दिस मिसमैच एज शोन इन फिगर 4.23। तो आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट CTs लगाई, सच CTs आर नोन एज इंटरपोजिंग CTs, ठीक है ना। एंड दे आर यूजुअली ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप्स, बता चुका हूँ मैं आपको। द टर्न रेशियो ऑफ द इंटरपोजिंग CT इज देयरफॉर फाउंड टू बी 6.817 डिवाइड बाई 3.936, ये इज इक्वल टू 1.731:1, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया, अब देख लेते हैं, हम आ जाते हैं इस पर। ये हमने आज के आउटकम पे, द स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम फॉर अ ट्रांसफार्मर, ये हमने डिज़ाइन कर लिया ट्रांसफार्मर के लिए परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम। और फिर यानी कि न्यूमेरिकल था, ये हमने कर लिया। और फिर इसके बाद द स्टूडेंट कैन ब्रीफली एक्सप्लेन इंटरपोजिंग CTs। इंटरपोजिंग CTs आपने देख ली कि क्या होती हैं। इंटरपोजिंग CTs जो है वो फिर बता दूं आपको कि जब ट्रांसफार्मर आपके पास, मेन ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं स्टार डेल्टा में, तो आपके पास क्या होता है, दो चीज़ों का फ़र्क आता है। मैग्नीट्यूड का फ़र्क भी आता है, ठीक है ना, जो कि आपके पास ये है, ये फ़र्क आता है मैग्नीट्यूड में, और ये फ़र्क आता है एंगल में, है। तो आप क्या करते हैं, आप इनको फ़र्क जो ठीक करते हैं एंगल का उससे करते हैं कि जो आपके पास जो स्टार वाली साइड होती है ट्रांसफार्मर की, वहाँ डेल्टा में CT लगा देते हैं, और जो डेल्टा वाली साइड होती है ट्रांसफार्मर की, वहाँ पे स्टार में CT लगा देते हैं वो। तो एंगल का मसला ठीक हो जाता है वो। बाकी रह गया कि ये जो √3 जो आ जाता है, जहाँ पे CT लगाई हैं आपने डेल्टा में, वहाँ पे उस √3 को ठीक करने के लिए आप वहाँ पे इंटरपोजिंग CTs लगाते हैं, जो कि इसको ठीक कर देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये बिल्कुल स्कीम हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, सही है। तो यहाँ पे रुक जाते हैं हम, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। इसके साथ चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।